नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के लाइव शो मैडी टॉक में मैं आपकी होस्ट उर्दू शिल्पा एक बार फिर मुखातिब हूँ एक नए विषय के साथ और एक नए डॉक्टर के साथ। आज हमारा ये शो पूरी तरह से महिलाओं के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस शो में आज हम सिर्फ बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी हुई सेहत संबंधी कुछ समस्याओं के बारे में। और इनके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सोनल परिहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे स्टूडियो। थैंक यू। महिलाओं से संबंधित काफी सारी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में या तो फिर कहीं कहा जाए कि महिलाएं खुद जागरूक नहीं होती है और उन समस्याओं को खुद इनवाइट करती है अपनी लाइफ में। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए वो जागरूक नहीं रहती और अनदेखा कर देती हैं। खास तौर पर वो विषय है आज हमारे लिए मेंस्ट्रुएशन, जिसे हिंदी में ऋतुस्राव भी कहा जाता है और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जिसे मासिक धर्म भी कहते हैं। इनसे संबंधित समस्याओं के बारे में आज डॉक्टर सोनल परिहार आपसे बात करेगी। अगर आपके कोई जहन में समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं 9887670000 पर और सीधे तौर पर डॉक्टर साहब से बात करके अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। अगर समस्याएं हैं तो उनमें किसी भी तरह का संकोच मत रखिए, जागरूक रहिए और खुले तौर पर बात करिए, क्योंकि ये समस्याएं आगे अगर बढ़ गई तो आपकी जिंदगी पर खतरा मंडरा सकता है। जब तक आप कॉल करें मैं डॉक्टर साहब से मुखातिब होकर सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। वंस अगेन मैम वार्मली वेलकम इन शो। थैंक यू वेरी मच। मैम, जिस तरह आज हमने विषय भी काफी गंभीर रखा है महिलाओं की समस्या के बारे में, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, तो आई वांट टू डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुएशन। क्या है मेंस्ट्रुएशन? क्योंकि जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन होता है वो तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो अभी इस चीज को फेस नहीं कर रहे, मैं चाहती हूँ अगर वो भी शो देख रहे हैं तो उन लड़कियों का भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट। देखिए, पीरियड्स जो है यानी कि मासिक धर्म, ये शुरू होता है नॉर्मली 12 साल की एज में। बट आजकल बिकॉज ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज ऑफ चेंजेस इन सोशल लाइफ एंड हार्मोनल चेंजेस, बच्चों को 10 साल 11 साल पे पीरियड्स शुरू हो रहे हैं। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। लेडीज डर जाती हैं कि बच्चों का पीरियड्स इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया, उसको कैसे बंद करें। उसको बंद नहीं किया जा सकता। एक बार स्टार्ट हो गया, आप बेटर है कि अपनी लड़की को 9 साल की एज से बताना शुरू कर दें कि मासिक धर्म क्या होता है। और ज्यादातर स्कूल्स में, चाहे कोएड हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, पैड्स अवेलेबल हैं, नर्सेज हैं वहाँ पर। नहीं है तो आप अपने बच्चे के बैग में एक पैड डाल के रखिए। 9 साल के बाद उसको कभी भी पीरियड स्टार्ट हो सकता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। उसको बताइए कैसे डील करना है इससे। और ये क्यों स्टार्ट होता है मैंने बता दिया, हार्मोनल चेंजेस। ये बेसिकली ब्रेन में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ओवरी को जाके स्टिमुलेट करते हैं। ओवरी यानी कि अंडाशय, और उसके बाद चेंजेस आते हैं यूट्रस में, बच्चेदानी में, और वहां से ब्लड फ्लो शुरू होता है। शुरू में 5-6 साल से मे बी 15-16 साल तक की उम्र तक बच्चों के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, इररेगुलर होते हैं। साल में शायद 2 बार आए, 3 बार आए, बट एक बार शुरू हो गया उसको बंद नहीं कर सकते। तो दिस इज समथिंग विच एवरीबडी शुड नो, सबको पता होना चाहिए कि पीरियड्स जल्दी आते हैं तो ये नॉर्मल है। उसको बंद करने की कोशिश भी मत करिए, वो बंद नहीं होगा। हाइट एकदम से नहीं रुकती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। डेफिनेटली पीरियड स्टार्ट हो गए तो बच्ची मैच्योर हो रही है, उसका हार्मोन्स इस लेवल पे आ गए कि शायद हाइट ज्यादा ना बढ़े, बट ऐसा नहीं कि हाइट बिल्कुल रुक जाएगी। आप एक्सरसाइजेस करवाइए अपने बच्चे को। ऐसा आपको लगता है ओवरवेट है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप उसकी थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी ये चीज ऐसी है जिसको आप रोक नहीं सकते। इसका कोई हाइट से और हेल्थ से कोई रिलेटेड नहीं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। हाँ, कहते हैं हेल्दी बच्चों को जल्दी आता है। अच्छा। जिनको ब्रेस्ट ग्रोथ जल्दी होती है, जिनको हेयर, एक्सिलरी हेयर वगैरह जल्दी आ जाते हैं, बट जरूरी नहीं है। कई बार उल्टा भी होता है, अच्छे खासे हेल्दी बच्चों को पीरियड जल्दी नहीं आते, पतले बच्चों को आ जाते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि माँ को कब आया था, उसकी बड़ी सिस्टर को कब आया था। दीज आर ऑल हेरिडिटरी चेंजेस, प्लस उसका एक्सपोजर बच्चे का, क्योंकि सोशल साइड्स अभी इतनी है, बच्चे बहुत जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। पहले वाला जमाना नहीं रह गया, 15-16 साल पे आता था। अगर बच्ची में सारे चेंजेस आने शुरू हो गए, फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि उसकी बॉडी बन रही है, उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो रही है, लड़कियों वाली चेंजेस आ रहे हैं, और स्टिल उसको पीरियड्स नहीं आए अप टू द एज ऑफ 16, ठीक है, तो आपको आके डॉक्टर को दिखाना है। इनफैक्ट 14 इयर्स तक अगर उसकी सारी ब्रेस्ट डेवलप हो गई है, एक्सिलरी हेयर आ गया, तो 14 इज द एज व्हेन शी शुड हैव हर पीरियड्स। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसके बावजूद 16 साल की हो गई, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो 14 और 16 दो बेंचमार्क्स हैं। 14 साल अगर वो पूरी डेवलप होने के बाद भी पीरियड नहीं आ रहा है, 16 साल की कोई डेवलपमेंट ही नहीं है तब भी पीरियड नहीं आया, तो फिर आप आइए। एज अ मदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? कैसे मतलब अपनी डॉटर्स को आप इस बारे में अवेयर कर सकते हैं, चाहे पीरियड आ गए हैं या फिर ना आए, तो किस तरह, क्या ओपनली बात करना चाहिए एक माँ को अपनी डॉटर से इस बारे में? ओपनली बात करिए। देखिए, मेरी भी डॉटर है, शी इज 12 नाउ। 9 साल की एज से मैंने उसको समझा दिया था, और शुरू में उसको डिफिकल्टी हुई, उसको नहीं समझ में आया, बट देन उसकी फ्रेंड्स हैं, एक जो बड़ी फ्रेंड्स होती हैं जो एज ग्रुप में होती हैं, तो उनसे उसको पता चला कि हाँ पीरियड्स ऐसा कुछ होता है। तो बच्चे पहले माँ से पूछते हैं, देन दे टॉक टू देयर फ्रेंड्स, फिर उनसे इन्फॉर्मेशन मिलती थी, वो मेरे से शेयर करती थी। तो लाइक यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर डॉटर। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर वो कैसे किससे पूछेगी, और उसको कौन समझाएगा कि कैसे क्या करना है। तो बी फ्रेंडली, और ये सब नॉर्मल है। आपने आपके साथ हुआ है तो आपकी बेटी के साथ भी होगा।
अच्छा, ड्यूरिंग मैंसुरेशन फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं, किसी के स्टमक में दर्द होना या पैरों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं या इनको सीरियस लेके चलना चाहिए? देखिए थोड़ा बहुत पेन तो होता है, क्योंकि जब ब्लड क्लॉट निकलता है यूट्रस से तो बच्चेदानी के रास्ता जो छोटा सा होता है वहां से क्लॉट निकलता है, तो पेन होता है, दैट इज नॉर्मल। बहुत ज्यादा अनबेरेबल पेन है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाइए। नॉर्मली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, स्ट्रेसफुल जैसे बच्चों के एग्जाम्स हैं या फिर उसका पेट साफ नहीं है, पेट ठीक नहीं, गैस बन रही है, तो ऐसी सिचुएशंस में ज्यादा पेट दर्द होता है। तो ये धीरे धीरे विदेश ठीक हो जाता है, बट डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। मेडिकल कंडीशंस लाइक एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स हैं, तो ये सारी चीजें एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो पता चलेगा। अच्छा, जो पेन होता है उसमें हम आदत डाल लेते हैं, कभी कभी वो दर्द बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो हम टैबलेट्स बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो लेडीज को ये हार्म करता है? हार्म करता है अगर ज्यादा लेंगे। थोड़ा बहुत अगर 1-2 ले रहे हैं, लाइक 4 दिन का पीरियड है, उसमें अगर आपने 1-2 टैबलेट ले ली जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब ना हो, तो दैट इज ओके। 1-2 टैबलेट लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिससे आपका काम चलता रहे। लेकिन हाँ, ज्यादा लेंगे तो नुकसान है, उसको सहन करने की कोशिश करिए। फ्रेश एयर एक्सरसाइजेस करिए। लोग एक्सरसाइज नहीं करते, अपने आप को पैर से कोड़ के लेट जाते हैं बंद करके अपने कमरे में। दिस इज बैड, बिकॉज क्या होगा कि आपके पेट में और गैस बनेगी। पीरियड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, दीज आर हार्मोन्स जो कि बॉडी में रिलीज होते हैं, और आपकी बॉडी में अननेसेसरली गैस और ब्लोटिंग होती है। पेट ऐसा लगता है फूल गया, आपको हाथों में स्वेलिंग लगती है, पूरे टाइम हैवी फीलिंग होती है। तो ये तो खाना हल्का खाइए और थोड़ी एक्सरसाइजेस, थोड़ा बहुत योगा, मेडिटेशन, ये सब जरूरी है। वॉक कर लीजिए, छोटा मोटा एक्सरसाइज का कुछ, बच्चों को बोलिए बाहर खेलने जाएं, मतलब डोंट लॉक देम इनसाइड द रूम कि नहीं पीरियड्स आए हैं तुम रूम के अंदर बंद रहो। उससे और डिप्रेशन और गैस बनेगी और पेट दर्द होगा। उसका ध्यान डाइवर्ट करिए, खुद का ध्यान डाइवर्ट करिए, दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। अच्छा, समटाइम लेडीज कंप्लेनिंग दैट कि मंथ के 5 days वी डोंट वांट टू एक्सरसाइज बिकॉज डाउन चल रहे हैं, तो मतलब ये चीज गलत है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए? एक्सरसाइज कर सकते हैं, हैवी एक्सरसाइज मत करिए। हैवी इसलिए मत करिए क्योंकि ऑब्वियसली आपका पीरियड्स में है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेनिंग हो सकती है, पब्लिक प्लेस में है आप, मोर ओवर नीचे बहुत भारीपन रहता है, कभी कभी किसी को प्रोलैप्स के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि हैवी होता है यूट्रस। ऑब्वियसली ज्यादा हैवी स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज ना करें, जंपिंग अंपिंग ना करें, बट एक्सरसाइज ऑलवेज हेल्प्स, एक्चुअली इट हेल्प्स। ओके, अच्छा, मेरा एक और सवाल है, जैसे कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन हम लोगों को कुछ अर्जेंट काम होता है तो हम उस डेट को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सुनने में आया कि ऐसी टैबलेट्स अवेलेबल हैं जिनसे आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो क्या ये सही है? नेचुरल चीज को आप एक्सटेंड कर रही हैं? कोई दिक्कत नहीं, वंस इन अ ब्लू मून अगर जरूरत है तो कर सकते हैं, हर महीने ऐसे मत करिए। अभी जैसे साल में कभी 1-2 बार आप जा रहे हैं, किसी होली प्लेस पे जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कभी ऐसा हो कि मेंस्ट्रुएशन की रेगुलरिटी उस तरह नहीं है जैसे हेल्दी पर्सन्स में रहती, तो क्या चीजें टेंशन वाली है? क्या लेडीज को नोटिस करना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन में ऐसे चेंजेस हैं जो कॉम्प्लिकेशंस ला सकते हैं? देखिए, मेंस्ट्रुएशन सबका 1 महीने पे नहीं आता है, 30 डेज की साइकिल किसी की नहीं होती। अच्छा। किसी की होती, किसी की नहीं होती है। तो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू बुक्स 25 दिन से लेके 45 दिन तक की साइकिल्स नॉर्मल। अच्छा, ठीक है, तो अगर आपको 25 दिन पे आ रहा है तो भी नॉर्मल है। 25 का मतलब 22-23 दिन भी आजकल नॉर्मल ही है। किसी की शॉर्ट साइकिल्स होती है, किसी की साइकिल्स शॉर्ट होती है, 22 से 25 दिन के बीच में पीरियड आ जाता है। किसी की लेट होती है, लॉन्ग साइकिल्स होती है जो कि 35 to 40 डेज में आता है। दैट इज नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि मेरा 20 दिन से आ रहा है पीरियड, 22 से भी पहले आ रहा है, तब आप डॉक्टर के पास आइए। या फिर आपका 1.5 महीने के आसपास जा रहा है तो फिर आप डॉक्टर के पास आइए। उसमें भी जैसे PCOD कंडीशन है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, विच इज वेरी कॉमन, इसमें 2-3 महीने पीरियड नहीं आता। तो मैं पेशेंट को ये कहती हूँ कि आप एक बार दवाई समझ लें, एक बार आप अपना कंडीशन समझ लें कि आपकी लाइनिंग जो है यूट्रस की, इसको बनने में टाइम लगता है। अच्छा। आपका जो एग है वो रप्चर नहीं होता, तो उसमें आपके जो हार्मोनल चेंजेस है वो लेट आते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि हर 2 महीने पे आपको पीरियड आए। अच्छा। उसके लिए डॉक्टर से पूछ लीजिए कौन सी दवाई लेनी है। हर बार डॉक्टर के पास आने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है आपको क्या प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करिए कि हर 2 महीने पे एक बार आपको ब्लीडिंग हो जाए। अच्छा। अगर वो विद मेडिसिन होती है तो विद मेडिसिन ही हो जाए। वो मेडिसिन लेके अनसेफ नहीं है, मतलब अनसेफ नहीं है, बिकॉज अगर आपकी बॉडी अपने आप रिएक्ट नहीं कर रही है, आपकी बॉडी में हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो आप पूरी जिंदगी तो लगातार दवाई तो ले नहीं सकते। हाँ। जो 21 डेज के हम टैबलेट्स देते हैं रेगुलर करने के लिए, वो 3 महीने 6 महीने से ज्यादा कोई नहीं ले पाता है। अच्छा। तो आप ऐसी टैबलेट्स रखिए कि अगर मान लीजिए 2-2.5 महीने निकल गए, पीरियड नहीं आया, तो उसको ले लें, एक बार उसका विड्रॉल हो जाए, एक बार वो जितना भी अंदर बना है वो निकल जाए। क्योंकि 3 months 4 months इज डेंजरस। इससे ज्यादा अगर अंदर रहेगा तो फिर वो लाइनिंग थिक होनी शुरू हो जाती है, आगे जाके उसमें कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा। ओके। अच्छा, पीरियड्स को लेकर हाइजीनिक रहना बेहद जरूरी है, जैसे कि अब तो सोशल मूवीज आ गई हैं, पैडमैन आई है, हम लोगों ने देखी, और अरुणा मोदी जी ने भी अभी पैडमैन को लेकर काफी कुछ काम किया था जोधपुर में भी। बिल्कुल। और हाइजीनिक रहना जितना मस्ट है, लोग उतना अवेयर नहीं है, तो मैं चाहती हूँ उस बारे में आप क्या कहना चाहिए?
देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया आपने, बिकॉज मैं भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अरुणा जी ने प्राड बैड माल का सब मेरे से कराया था। तो क्या है कि अपने इंडिया में एक तो पहली बात बड़ी शर्म की बात है, इट इज एक्चुअली वेरी सैड कि 15% लेडीज ही सैनिटरी पैड्स यूज कर रही है। बिल्कुल। हमारी पॉपुलेशन करोड़ों में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में है, सिर्फ 15% लेडीज पैड यूज कर रही है। उसका रीजन 3-4 मेन रीजन है। एक तो एम्बैरेसमेंट इवन शहरों में आप बताइए कौन सा मेडिकल स्टोर ऐसा है जो आपको चुपचाप सैनिटरी पैड ऐसे देगा पॉलिथीन में। आप खुद भी जाएंगे तो उसको ब्लैक पॉलिथीन में या उसको न्यूज़पेपर में रैप करके लेंगे। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये एम्बैरेसमेंट हटाइए, ठीक है। एम्बैरेसमेंट क्यों है? ये भगवान की दी हुई चीज़ है। मैं तो यहाँ तक बोलूँगी, शायद बहुत सी लेडीज़ मेरे से एग्री ना करें कि भगवान, आप देवियों की पूजा करते हैं, आप भगवान के पास क्यों नहीं बैठ पाते? आप पूजा के समय पीरियड्स टाइम में क्यों नहीं जाते हैं? मतलब ऐसी क्या चीज़ हो गई आपके अंदर जो आपको इतना बुरा लगता है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बिना नहाए आपकी श्रद्धा है। मैं कहती हूँ अगर पीरियड्स भी आ रहे थे ये तो भगवान की देन है, आपने तो कुछ गलत काम और माँ की क्षमता है, ये माँ बनने का पावर दिया है आपको। बता, अगर आपको पीरियड्स नहीं आते, आपकी बेटी को पीरियड्स नहीं आते, आप कितना डर जाते हो कि मैडम पीरियड्स नहीं आ रहे, बच्चा कैसे होगा, क्या होगा इसका? तो पीरियड्स आते हैं तो आप भगवान से दूर रहते हो। भगवान नाराज थोड़ी ना होते हैं। भगवान ने आपको एक क्वालिटी दी है, बच्चादानी दी है भगवान ने माँ को, मतलब औरत को। तो आपकी कैपेसिटी है कि आप एक नई लाइफ को इस दुनिया में ला सकते हो। उसके बिना आप में और मतलब आदमियों में क्या रह जाएगा? तो आप इस चीज से क्यों शर्माते हो? दूसरा रीजन है कि गांव में ये अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल शायद इसीलिए नहीं है कि लोग खरीदते नहीं है। खरीदने का ना, एक तो रीजन ये हो गया कि एम्बैरेसमेंट हो गया, जैसे पैडमैन में दिखाया कि उसको खरीदने में कितनी शर्म आती है, वो छुप के नीचे से डाल के देता है कि क्या खरीदने आ गया। दूसरी चीज है कॉस्ट फैक्टर। तो अरुणा जी ने बड़ा अच्छा पैड निकाला है जिसका की कॉस्ट काफी कम है, और अब तो हर जगह इतना सस्ती रेट में मिल जाते हैं, फ्री में भी सप्लाई हो रही है। हम लोगों ने कई जगह इसकी मशीन्स लगाई हैं सैनिटरी पैड्स, जिसमें 1-2 कभी इमरजेंसी में आपने करना चाहो पैसे डाल के 1 रुपए निकाल सकते हो। तो मशीन्स लगती हैं, कई स्कूलों में लगी है। तो ये 2-3 रीजन है जिस वजह से लोग बाहर नहीं आना चाहते। टैबूज हैं, सोशल टैबूज हैं। तो हाइजीन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो बहुत तरह की बीमारियां हैं। स्टार्टिंग होगी इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन के बाद फिर वो आगे जाके कभी कैंसर का रूप। तो जो महिलाएं कपड़ा यूज करती हैं उनको क्या कहना चाहिए? वेरी डर्टी। आप अपने घर के पुराने बनियान, पुराने ये सब क्यों यूज करते हैं? और जो यूज करते हैं, आप मुझे बताइए, आप घर का पुराना, एक दिन का पुराना खाना नहीं खाते, आप गाय को खिला देते हो, कुत्तों को खिला देते हो, आप घर की पुरानी बनियाने और बेडशीट काट के अपना मासिक धर्म उस समय जब आपको बिल्कुल साफ और क्लीन रहना है उस समय आप उसको खुद पे यूज करते हो, दैट्स वेरी बैड। तो उस चीज से बाहर आइए, पैड्स यूज करिए, दे आर वेरी सेफ। पिक्चर में दिखाया वो किसी के हाथ कट जाता है तो वहाँ पैड लगाते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं, इतनी गंदी चीज लगा दी, बट इट इज एक्चुअली सैनिटाइज्ड पैकेट, फुल ऑफ हाइजीन, और इतना अच्छा उसके अंदर कॉटन भी नहीं है, इट इज अ वेरी डिफरेंट मटेरियल जो पूरा सोकेज कर लेता है। तो और क्या चाहिए आप? बिल्कुल सही। तो उस चीज से क्यों डरना? अच्छा, स्कूल में मेंस्ट्रुएशन को लेकर जो एजुकेशन आजकल दी जा रही है, टीचर्स बात करती हैं बच्चियों से, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। अगर टीचर्स बात कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैंने खुद ने गवर्नमेंट स्कूल्स में जा के पैड्स बांटे हैं और टू माय सरप्राइज ऑल द गर्ल्स सेड कि हम कपड़ा यूज करते हैं। ऑल द गर्ल्स, नॉट इवन वन सिंगल गर्ल शी सेड कि हम पैड यूज करते हैं। तो मैंने बांटे थे, उनको बोला था मुझे फीडबैक दो। टीचर्स अगर ये कर रही हैं, वैसे तो मुझे लगता नहीं टीचर्स के पास इतना टाइम होगा, बट अगर ये कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दे कैन कॉल अ डॉक्टर, लाइक ऑन अ मंथली बेसिस दे कैन कॉल अ डॉक्टर, और वहाँ पर जाके हम लोग बताएंगे तो बच्चों को अवेयरनेस रहेगी, तभी वो पेरेंट्स को आगे बताएंगे। न्यू जनरेशन को ही तो हमको सिखाना है, ओल्डर जनरेशन को हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जो चेंज होते हैं, कुछ लोग नहीं होना चाहते, बट न्यू जनरेशन हैज टू चेंज। बिफोर मैरिज अगर बात की जाए, जितनी भी गर्ल्स हैं उनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं मेंस्ट्रुएशन को लेके, जिनके बारे में हमें सीरियस रहना चाहिए, या जिनमें कहा जाए कि सर्जरी होने की पॉसिबिलिटीज भी रहती है या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? देखिए, जो मैंने रेगुलर में देखा है, एक तो ये कि इरेगुलर मेंसेस को लेके लड़कियां इतना ज्यादा जागरूक नहीं है, माएँ इतना ज्यादा जागरूक नहीं है। वो अपनी बच्चियों को शादी से पहले लाती नहीं है, शादी के बाद जब उनके ससुराल वाले लाते हैं तो उनके पास नहीं होता। हाँ, उनके पास तरह के सवाल होते हैं, टेढ़ी आंखें होती है, मैडम इसको कोई बीमारी तो नहीं है। अब आप उस समय क्या बोलो, क्योंकि ऑब्वियसली बात उसको डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि छुपाई गई है। अब आपने उसको सीरियसली नहीं लिया तो बाद में फिर वो लड़की बेचारी भुगतती है, क्योंकि उसको सबसे पहले 2-3 महीने के अंदर उसकी सास ये पूछते तुमको पीरियड सही आता है कि नहीं, और पीरियड सही नहीं आता मतलब उनकी घंटियां बजनी शुरू हो जाती है, इसको तो बच्चा होगा नहीं, है ना। तो पहली बात इरेगुलर मेंसेस और ओवरवेट, इस चीज का आप पहले से ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज सर्जिकल, जो आपने बोला, कभी कभी बड़े बड़े गांठें, फाइब्रॉइड्स होते हैं। मैंने देखा न्यूली मैरिड लड़कियां आती है मेरे पास, मैडम पेट में दर्द हो रहा है, कभी ध्यान ही नहीं दिया शादी के पहले, सोनोग्राफी नहीं करी, इतनी बड़ी बड़ी गांठें लेके घूम रहे हैं यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर। तो फिर ऑब्वियसली अगर आप शादी के बाद किसी नई फैमिली में जाके एक्सपेक्ट करोगे वो आपको ऑपरेशन कराएं, तो उनको तो ये लगेगा कि आपने उनसे झूठ बोला। वो तो नहीं मानेंगे कि आप इग्नोरेंट हो, आपने ध्यान नहीं दिया, वो तो ये बोलेंगे तुमको पहले से पता था, तुमने हमको बताया नहीं। तो ये 2-3 चीजें, एक एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें कि बच्चेदानी की लाइनिंग यूट्रस से बाहर होती है, तो जब
पीरियड आता है तो बहुत पेन होता है। हाँ। पेन होता है, साथ साथ में जहाँ जहाँ वो एंडोमेट्रियोसिस की लाइनिंग्स हैं, लाइक कभी यूरेटर पे, कभी ब्लैडर पे, कभी बावल पे, तो वहाँ बहुत ब्लीडिंग होती है और पेन होता है, तो पेट के अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। दैट इज अ वेरी डेंजरस कंडीशन। इनफर्टिलिटी भी हो जाती है, पेन रहता है, बाद में जाके यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें, एक होता है कि शादी से पहले आप सारा पूरा क्लियर कर लीजिए कि क्या करना है। दूसरी एक और चीज है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर शादी से पहले मैं सबको यही एडवाइस करूंगी, जो माएँ देख रही हैं, जो बच्चियां देख रही हैं, कि शादी से पहले एक गायनिक के पास जाइए, उनको बताइए कि हमको हाथों हाथ बच्चा नहीं करना है, हमारी शादी हो रही है, तो हम आगे क्या करें। 1 साल 2 साल 6 महीने कॉन्ट्रासेप्शन यूज करिए। क्यों आप बच्चा गिरवाने आते हैं? भाई पहला बच्चा ठहर जाता है, फिर हस्बैंड वाइफ परेशान क्योंकि कोई रेडी नहीं होता, एंड देन वो गिल्ट कि हमने बच्चा गिरवाया। उसके बाद हम डॉक्टर, एज अ डॉक्टर उनको एडवाइस भी करते हैं कि चलो आपको नहीं सूट हो रहा है तो इट इज योर चॉइस, वी कैन ऑलवेज अबॉर्ट इट, क्योंकि 3 मंथ्स तक अबॉर्शन सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद फिर उनको अंदर से गिल्ट फीलिंग कि हमने पहला बच्चा गिरा लिया, आगे बच्चा होगा कि नहीं। तो आप इस चीज में पढ़िए ही मत ना, पहले ही से ही बात कर लीजिए कि क्या करना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये लेना भी सही है? क्योंकि मैंने सुना अब इस तरह के इंजेक्शंस भी आ गए हैं जिनको लगा के आप 3 महीने या फिर 6 महीने का जो ड्यूरिंग प्लान है उसमें आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। क्या इस तरह का कोई सेफ जोन है? इंजेक्शन एक ही आया है जिसको कि हम DMPA बोलते हैं, विच इज डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट, जो एक नॉर्मल इंजेक्शन है, 3 महीने का गैप देता है वो। अच्छा। 3 मंथ्स के लिए उसको या तो यहाँ लगा सकते हैं या फिर बटक्स पे लगा सकते हैं। इट इज एन IM इंजेक्शन, उसके अलावा कोई इंजेक्शन नहीं है। बाकी जो इंजेक्शन यहाँ पर बोले जाने की 5 साल 3 साल, वो कुछ नहीं, वो कॉपर्टी है। Okay. वो क्योंकि गांव की लेडीज इंजेक्शन कॉपर्टी समझती नहीं थी पहले, अब तो सब समझते, तो उनको बताते थे कि हम उनके बच्चेदानी में इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो वो 5 साल 3 साल का कोई इंजेक्शन नहीं है। हाँ, इंडिया से बाहर US में, UK में अवेलेबल है, छोटी छोटी पतली पतली रॉड्स आती है जिनको यहाँ पर स्किन के अंदर फिट कर देते हैं, 3 रॉड्स फिट कर देते हैं। दे एक्ट फॉर अराउंड 5 years। वो भी एक तरह का इंजेक्शन है, लेकिन उसको अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, वो रहती है आपकी स्किन के अंदर, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इंजेक्शन के रूप में तो 3 महीने का ही है। इससे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, पीरियड्स का अनियमित हो जाते हैं, या तो बिल्कुल बंद हो जाती है या बीच में कभी भी स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ये मैं पेशेंट को हमेशा बताती हूँ कि अगर आप इस चीज के लिए रेडी हो तभी लगवाना। किसी किसी को सूट होता है, किसी को नहीं होता है। तो जनरली साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये एक पानी का इंजेक्शन है, एक बार बॉडी में गया हम इसको निकाल नहीं सकते। कॉपर्टी या IUCD या मल्टीलोड जो बोलते हैं, उसको लगाना हमारे हाथ में है, निकालना भी हमारे हाथ में। नहीं सूट हुआ, हाथों हाथ निकाल दिया। इंजेक्शन तो एक बार बॉडी में गया तो उसका असर 3-4 महीने रहेगा, उसके बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। बहुत से पेशेंट्स परेशान होते हैं, मैडम इंजेक्शन लगवाया था, अभी तक पीरियड नहीं आया, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या फिर ब्लीडिंग कभी भी आई थी बीच में, हम क्या करें? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू थिंक, पहले से सोचिए कि क्या करना है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लोग महिलाएं खाती रूटीन वाली, हाँ, तो क्या वो कभी हम उनकी वजह से कभी मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर नहीं? अगर आप ठीक से पीरियड्स के लिए ठीक से प्रॉपर्ली, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया 21 डेज का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। फेलियर रेट भी बहुत कम है। कॉपर्टी और ये जो पिल्स हैं, इनका फेलियर रेट 0.1% है, मतलब 1000 में से कोई एक फेल होता है, ठीक है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कोई 1000 में से एक ही होती है, तो बहुत ही रेयर होता है। डेफिनेटली एवरीथिंग का फेलियर है, कोई भी चीज मेडिकल में फुल प्रूफ नहीं है। नसबंदी भी कराते हैं तो वो भी कोई 1000 में से एक या 250-200 में से कोई एक फेल हो जाती है, डिपेंडिंग कि आपके डॉक्टर ने किस तरीके की नसबंदी करी है, दूरबीन से करी है, हाथ से करी है, ट्यूब को काट दिया है कि रिंग लगाई है कि क्लिप लगाई है, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। तो फेलियर रेट सब में है। बट पिल्स का सबसे अच्छा फायदा ये कि सिर्फ आपका ये कॉन्ट्रासेप्शन ही नहीं, आपके पीरियड्स को रेगुलर करती है। कई बार कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं, हम दूसरी बीमारियों के लिए पिल्स देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स इरेगुलर है तो अनमैरिड लड़की को भी हम पिल्स देते हैं, जिससे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं। आपकी ओवेरियन सिस्ट है, उससे पिल्स से 2 या 3 महीने में ओवेरियन सिस्ट डिसअपीयर हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में ये फायदा करती है, पेन कम कर देती है, पीरियड्स को नियमित कर देती है, अंदर के जो ब्लड की गांठें उनको गला देती है। तो इसके काफी फायदे हैं। तो ये है कि आप 5-6 साल 10 साल आराम से ले सकते हैं। लो डोज लीजिए, डॉक्टर को बोलिए हमको लो डोज ही दें, आपका डॉक्टर बेस्ट डिसाइड करेगा आपके लिए क्या सही है। और बीच बीच में एक बार ब्रेस्ट चेकअप कराते रहिए। ब्रेस्ट के लिए तो अवेयरनेस काफी बढ़ गई है, जरा सा दर्द होता है पेशेंट्स फटाफट आते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लिए अभी भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट ब्रेस्ट के लिए लोग जानते हैं कि भाई हाथों हाथ दिखाना होता है। तो ये जो इंजेक्शन है ये अवेलेबल रहते हैं सही रेंज में, रिजनेबल है? बिल्कुल। और ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तभी लिया जा सकता है, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन इंजेक्शन की बात कर रहे हैं तो इजीली अवेलेबल। ओके, इजीली अवेलेबल। हाँ, ओवैसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, खुद तो नहीं लेगा। अच्छा। और जैसे कि अब ऐसी भी इमरजेंसी 72 आवर्स वाली जो पिल्स आ गई हैं, वो इतना अगर मैं कहूँ कि अवेयरनेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कहते हैं मुसीबत सिर पे आती है, हाँ, उसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। तो उसके क्या हार्म्स होते हैं? देखिए, ये जो अनवांटेड 72 आई है, दिस इज फॉर पीपल हु आर आइदर नॉट मैरिड, सडनली जैसे वंस इन अ ब्लू मून कोई गलती हो गई, कुछ हो गया इमरजेंसी। इट इज नॉट फॉर मैरिड पीपल हु आर लिविंग टुगेदर कंटिन्यूअसली। यू कैन नॉट यूज दैट मेडिसिन एवरी डे या फिर मंथ में 5 बार खा ली। उसके क्या होगा, इट इज अ हाई डोज हार्मोन, वो आपके पीरियड्स को सब इरेगुलर कर देगा। और
फूल प्रूफ भी नहीं है, इसमें 3% फेलियर है। तो 3% फेलियर भी है, साथ में इरेगुलर भी कर रहा है पीरियड को आपके, और आपको पता है कि आपको रेगुलर रहना है हस्बैंड के साथ, तो फिर आप ये पिल क्यों लेते? इट इज एन इमरजेंसी पिल। आपकी रोज तो इमरजेंसी नहीं आ सकती ना, तो गो फॉर अ प्रॉपर पिल। इमरजेंसी को इमरजेंसी के लिए रहने दो। कभी जैसे फिर आपको लगा कॉन्डोम फेलियर हो गया, फट गया या कुछ हो गया, देन यू कैन टेक दिस पिल। इसको भी 3 दिन के अंदर लेना होता है। 3 दिन के बाद अगर आपको लगा कि अरे गड़बड़ हुई थी 3 दिन पहले, मैं तो पिल नहीं ली, तो उसका तरीका होता है कॉपर्टी। 5 दिन के अंदर कॉपर्टी या 3 दिन के अंदर पिल लेने से आप प्रेगनेंसी को डिसलॉज कर सकते हैं, जो होने वाली है। उसके बावजूद भी फेलियर्स होते हैं, तो इट इज नॉट फॉर रूटीन यूज। मिसयूज होता है डेफिनेटली। अच्छा, कॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं, कॉपर्टी भी तो कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स छोड़ती होगी, या उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंस होते हैं? कॉपर्टी के काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मैं कहती हूँ 100 में से 2, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, 2% लेडीज को ये सूट नहीं होती। अच्छा। एक तो पहली बात लगाते हैं, तो लगाने के बाद जब आप बच्चेदानी के अंदर कोई चीज लगाएंगे तो बच्चेदानी एकदम सिकुड़ती है और कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जैसे पीरियड्स में पेन आता है और वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो वो पेन थोड़ा सा रहता है। तो लगाने के बाद हम एक तो पेन किलर देते हैं। सेकेंडली पीरियड्स के 5वें-6 दिन लगाते हैं, कभी कभी इसको लगाने के बाद वापस पीरियड आ जाता है। अच्छा। क्योंकि सडनली हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जो आसपास की लाइनिंग है कभी कभी शेड होना शुरू हो जाती है। तो 2 महीने या 3 महीने बॉडी को देना चाहिए किसी भी चीज को एडजस्ट करने के लिए। अच्छा। अगर आप देंगे नहीं और आप 15 दिन में ही वापस आ जाएंगे कि मेरा निकाल दो, फिर फायदा क्या? आपका पैसा भी वेस्ट हुआ और आपने ट्रायल भी नहीं लिया। ठीक है। दूसरा साइड इफेक्ट जो होता है, एक तो इरेगुलर ब्लीडिंग होगी, कभी भी ब्लीडिंग आ सकती है। एक हैवी ब्लीडिंग, पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं जिसको पॉलीमिनोरिया बोलते हैं। एक होता है हैवी ब्लीडिंग जो कि आपकी 4 दिन चलती थी, अब 10 दिन 15 दिन चल रही है, दिस इज मिनोरेजिया। तो इस केस में आप डॉक्टर के पास जाइए, 2-3 महीने देखिए, अगर दवाई से ठीक हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर इसको निकलवा लीजिए। अलार्मिंग साइन क्या होता है? जब आपको इन्फेक्शन होता है, जैसे येलोइश डिस्चार्ज हो गया, पेन हो गया, पीआईडी हो गया, पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यूट्राइन पेन शुरू हो गया, या फिर इंटरकोर्स के समय पेन हो रहा है, यूट्रस में स्वेलिंग आ गई है, तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर ही बताएगा। तो अलार्मिंग साइंस यही है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है या फिर येलोइश डिस्चार्ज आ रहा है जिसमें आपको स्मेल लग रहा है इन्फेक्शन है, तो फिर ऐसे केस में आप डॉक्टर के पास जाइए। अच्छा। बहुत ही रेयरली परफोरेट कर जाती है, वेरी रेयरली, स्पेशली कॉपर्टी, नॉट मल्टीलोड। कॉपर्टी की शेप ऐसे होती है, टी बना हुआ होता है और नीचे ऐसे आम होती है। मल्टीलोड इज लाइक दिस, वो टी नहीं होता, इट इज लाइक दिस, और उसमें सिरेशंस होते हैं। तो ये सिरेशंस यूट्रस की वॉल में घुस जाती है, नॉर्मली परफोरेट नहीं करती है और ना बाहर आती है। कॉपर्टी ऐसे होती है तो इट इज शार्प, कि कभी कभी परफोरेट होगी, स्पेशली। एक कॉल ले लेते हैं ना। हेलो हेलो, कट गया जी। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कॉपर्टी जैसे इस शेप में होती है, तो कभी कभी अगर यूट्रस सॉफ्ट है, फॉर एग्जांपल लैक्टेटिंग लेडी है, बच्चे को दूध पिला रही, यूट्रस सॉफ्ट होता है, ऐसे में अगर लगाती तो कभी कभी वो चढ़ जाती है ऊपर, यूट्रस की वॉल को पेनिट्रेट करके पेट में चली जाती है। दैट इज वेरी वेरी रेयर, बट ऐसे केस में फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। दैट इज द ओनली वे। कभी कभी यूट्रस की वॉल में फंस जाती है, वॉल में फंस गई तो फिर उसको नीचे से निकाला जा सकता है, वो दिक्कत नहीं खींच के। हमने जिस तरह पैड्स के बारे में सुना, टैम्पोन्स भी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन यूज किए जाते हैं, तो वो क्या चीज है? टैम्पून्स एक छोटा सा ये कह लीजिए जैसे एब्जॉर्बिंग टिश्यू होता है, जैसे हम लोग जैसे होटल्स में जाते हैं, छोटी सी टैबलेट देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर सडनली फूल जाता है, नैपकिन बन जाता है, वैसे ही उसको डिहाइड्रेट करके बनाया गया। तो इट इफ यू नो हाउ टू यूज इट विजाइना में यूज करने के लिए, तो अगर हाइजीन कंडीशंस अच्छे हैं एंड यू आर हैप्पी विद द टैम्पूस, दे आर गुड। बट आपको अपना फ्लो पता होना चाहिए, कितनी देर में यूज करना है, कितनी देर में, क्योंकि स्टेनिंग कब हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। ऑल्दो इनकी कैपेसिटी काफी अच्छी होती है, बट आई हैव सीन वेरी रेयरली द लेडीज यूजिंग टैम्पून्स। मैंने शायद अपनी प्रैक्टिस में 2 या 3 बार ही देखा है कि कोई टैम्पून यूज कर रहा हो, शायद उसको सूट होता होगा, दे नो हाउ टू डू इट। जी, एक कॉल लेते हैं। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? भावना, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। जी, अब अपने सवाल पूछिए भावना। जी भावना, अपना सवाल पूछिए अब। हेलो। हाँ भावना, हमें आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि मम्मी के ना प्रोटीन टेस्ट होते हैं, तो 2-3 महीने में आ रहा है। तो मम्मी की एज क्या है? शायद अपनी बात नहीं समझा पा रही हैं। एक्चुअली वही ना बात है कि हम जितना रिजर्व रहेंगे, कंफर्टली बात नहीं करेंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। हाँ, आई डोंट थिंक वो ठीक से बोल पाए कुछ। हाँ, वो अपनी मॉम के बारे में शी वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा, जिस तरह आप ये बातें बता रही हैं, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। आफ्टर मैरिज भी हम उम्मीद करते हैं कि भाई फैमिली इंक्रीज होगी, और तो ऐसा कहा जाता है, ये वाकई में सच है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स के आसपास की डेट्स ही डिसाइड करती है कि यू आर कैपेबल फॉर कंसीव?
ऐसा कुछ एग्जैक्टली डेट्स होती हैं कि ये आफ्टर मेंस्ट्रुएशन आप कंसीव कर सकते हैं, डेट ऐसा कुछ? देखिए, अगर नॉर्मल 28 डेज की साइकिल है तो मोटे मोटे तौर पे शुरू के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन इनफर्टाइल होते हैं। अच्छा। शुरू के 7 दिन में पीरियड्स आते हैं तो उस समय तो एग रिलीज होता नहीं है। बिल्कुल। लास्ट के 7 दिन पीरियड आने वाले होते हैं, तो उन दिनों अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी होता है विदाउट कॉन्डोम्स तो कंसीव होने के चांसेस बहुत कम है। जो बीच के 14 दिन बचे उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज एग रिलीज होता है, एग बनता है और रिलीज होने के बाद भी 4-5 दिन रहता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उस समय सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। बट जो इरेगुलर पीरियड्स वाले हैं उनके में ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर किसी को 35 डेज या 40 डेज या 45 डेज पे पीरियड आ रहा है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम कि आपके लिए सेफ पीरियड कौन सा है और फर्टाइल पीरियड कौन सा है ना, तो वो दे कैन कंसीव एनी टाइम। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि डीएनसी जिसके बारे में हमने काफी कुछ सुना है कि जब डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं इन केस जब जरूरत होती है, और आजकल ये भी टेंडेंसी बन गई है कि पैसा फेंको और जहाँ चाहे आप डीएनसी करवा लो, वो अनसेफ भी रहती है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और बाद में आप जब कंसीव करते हैं तब क्या कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से आ सकते हैं? देखिए, डीएनसी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। डीएनसी में क्या होता है कि हम लोग नीचे से यूट्रस का जो मुंह जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसको एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से पकड़ते हैं, और उसके बाद अंदर जाने के लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम पहले रास्ते को खोलते हैं, डायलेटर, उसके बाद मशीन से वैक्यूम सक्शन से डीएनसी कर देते हैं, एंड देन देयर इज अ शार्प क्यूरेट विच इज लाइक अ चम्मच, उससे क्यूरेट अटैच करते हैं, बिकॉज यूट्रस ऐसे वॉल है तो उसको हम चारों तरफ से क्यूरेट करते हैं कि अंदर कुछ रह ना जाए। तो डेफिनेटली इट्स अ सर्जरी विच इज गोइंग ऑन इनसाइड द यूट्रस, तो ऐसे कोई टाँके आके इसमें लगते नहीं है, बट डेफिनेटली आपके बच्चेदानी का जो मुंह है, जो सर्विक्स है, वो डैमेज होता है। तो जितनी बार डीएनसी करेंगे उतनी बार डैमेज होगा, स्पेशली जिन लेडीज को ऑलरेडी सर्वाइकल लाइक इरोजन है, सर्विक्स पे, बच्चेदानी के मुंह पे कोई घाव है, तो ऐसे केसेस में अगर आप बार बार डीएनसी कराएंगे और हम उसको यूट्रस को बार बार पकड़ेंगे उससे तो और ज्यादा बढ़ेगा। मेरे पास आते हैं पेशेंट जैसे इरोजन है, मैंने बोला मैं ठीक तो कर दूंगी, या तो आप पहले नसबंदी कराओ या फिर कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो। मैं कहा मैं पूरा ठीक कर दूंगी, इसको ठीक करने में 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद आप डीएनसी करा लोगे या बच्चा पैदा करोगे तो वापस से वो बन जाएगा। जितनी बार वहां पर कुछ भी होगा तो डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, तो आगे जाके ये इन्फेक्शन बाद में तंग करता है। बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी हो जाए, बट ये वाइट डिस्चार्ज होना, पेन होना और यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन जम जाना जिसको पीआईडी बोलते हैं, ये सब बार बार डीएनसी कराने से ये होता है। और कभी कभी पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं अगर बार बार कराएंगे तो। अच्छा, ये सफेद पानी आने की जो शिकायत है ये अमूमन काफी बार सुनने में आती है, किस एज में ज्यादा होती है? मैंने तो टीनेजर्स भी देखे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि 9-10 साल के बच्चे जिनको अभी पीरियड शुरू नहीं हुए उनको भी वाइट डिस्चार्ज आता है। देखिए, हर तरह का वाइट डिस्चार्ज अब नॉर्मल नहीं है, आपको पहले डॉक्टर से बात कर लीजिए, उसके बाद वही बताएंगे कि नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, क्योंकि बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, जैसे 9-10 साल के बच्चे को ले लें, 9-10 साल के बच्चे को पीरियड आने वाला है, तो उसकी यूट्रस के अंदर जो भी वाइटिश टिश्यू है, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टिश्यू है या फिर थोड़ा पस सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, थोड़ा बहुत बाहर आएंगे, क्योंकि जो एक औरत है उसकी बॉडी की रचना ऐसी ही हुई है, तो थोड़ा बहुत वो निकलेंगे, उसके बाद उसको पीरियड आना शुरू होगा, या फिर पीरियड आने से पहले किसी किसी को वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो दैट इज नॉर्मल। तो योर डॉक्टर नीड्स टू डिसाइड कि उसके लिए क्या करना है। फिजियोलॉजिकली जब आपको एग रिलीज होने वाला होता है, पीरियड्स के से 10 या 15 दिन बाद जब एग रिलीज होने वाला है, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय उस समय बहुत ज्यादा डिस्चार्ज शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस उस समय सबसे ज्यादा होते हैं, तो बॉडी रिएक्ट करती है आपके वेजाइना को वेट रखने के लिए, एक्सेसिव डिस्चार्ज आता है, दैट इज नॉर्मल। अनलेस की डिस्चार्ज के साथ खुजली, जलन, ऐसा कोई सिम्टम हो, तब तक वो डिस्चार्ज गड़बड़ नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा है तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है, वही बताएंगे आगे क्या दिक्कत है। अच्छा, लैप्रोस्कोपी सर्जरी के बारे में हमने सुना, वो क्या चीज है? लैप्रोस्कोपी इज की होल सर्जरी, मतलब कि दूरबीन की सर्जरी। तो अब तो इतना एडवांस्ड हो गया ये सब कि दूरबीन की सर्जरी से हम बड़ी बड़ी गांठें भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं कि दूरबीन का ऑपरेशन हर बार सक्सेसफुल नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो फेलियर जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपका सर्जन, आपका डॉक्टर कह रहा है कि वो कर देगा, तो इसका मतलब उसको आता है। ट्रेनिंग चाहिए इसमें डॉक्टर्स को, नॉट एवरीबडी इज डूइंग इट। जो ट्रेंड है वही बोलेंगे आपको कि हम दूरबीन से निकालेंगे। जो लोग दूरबीन की सर्जरी नहीं करते वो मना करेंगे कि मत कराओ, या फिर बोलेंगे हम नहीं करते। तो जो करते हैं, अगर वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली फुल प्रूफ बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो करा लीजिए, क्योंकि एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में हुआ है ये आपके लिए हुआ है, हमारे लिए नहीं हुआ है, आपके फायदे के लिए हुआ है। आज डॉक्टर्स को अगर मेरे को कोई पूछा जाए, आज 15 साल पहले जो मैं सर्जरी करती थी, जो कि मैं 1 घंटे में करके बाहर आती थी, इतना बड़ा चीरा देके, आज वही सर्जरी अगर मुझे इतनी बड़ी गांठ निकालनी, मैं इतने छोटे से छेद से करूंगी तो 1 घंटे के बजाय मुझे 3 घंटे लगेंगे। तो मेरी मेहनत तो बढ़ गई, मेरा खर्चा बढ़ गया, क्योंकि मेरी मशीनें आती 20 लाख की, 20-25 लाख की, लेकिन आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आपको इतना बड़ा चीरा नहीं लगा, आपका पेट नहीं कटा, आप
4 घंटे बाद ही खाना शुरू हो गए, 8 घंटे बाद आप चलना शुरू हो गए, दूसरे दिन आपकी छुट्टी हो गई, तो और आपको क्या चाहिए? तो ये आपकी सुविधा के लिए हुआ है, डॉक्टर की सुविधा के लिए नहीं हो, तो उसको यूज करिए। लैप्रोस्कोपी सर्जरी क्या सिर्फ गांठों के इलाज के लिए या कोई और रीजन से भी आप सजेस्ट करते हैं? लैप्रोस्कोपी हर तरह की चीज के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल किसी को पेन है, अब पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ना सोनोग्राफी में कुछ आ रहा है ना ब्लड टेस्ट में आ रहा है, तो कैसे होगा? तो आप पतला से एक सेंटीमीटर का होल बना के इतने पतला सा लैप्रोस्कोप आता है, इतना पतला सा एक वो, उसके अंदर जाके आप उसको डायरेक्टली अपनी आंखों से देखते हो। कोई चीज आंख से देखो और कोई चीज परछाई में सोनोग्राफी से देखो, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी डिजीज ऐसे डायग्नोज होती है, गांठें निकलती है, पूरी बच्चादानी निकलती है, देन अंदर जो भी किसी को यूट्रस नहीं होता, किसी की ओवरीज खराब होती है, किसी के यूट्रस डबल होते हैं, तो ये सारी डायग्नोसिस इसी से बनती है और अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट भी हो जाता है। किसी को वजाइना नहीं होता है ना, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, हर तरह के इलाज है अपने लैप्रोस्कोपी में। सिर्फ बच्चा पैदा नहीं हो पाता लैप्रोस्कोपी से, बाकी सब कुछ हो सकता है। अच्छा, और कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, उनकी जान को खतरा रहता है, ऐसे कुछ है लैप्रोस्कोपी में? उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे, देखिए सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा किलर है, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात करी थी। बच्चेदानी का जो मुंह का कैंसर है ये बहुत ही कॉमन है हमारी कंट्री में, और कॉमन के रीजन यही है कि अर्ली मैरिजेस एंड बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, स्पेशली गांव की लेडीज की बात कर रही हूँ, पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा डैमेज होगा सर्विक्स जो बच्चेदानी का मुंह है, उतने ज्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इरोजन्स जो कि बच्चेदानी के मुंह पे घाव बनते हैं, उसको इग्नोर ना करें, उसको अगर आप टाइमली ठीक करा लेंगे तो क्या होगा, 50 साल 60 साल की उम्र तक जब तक कैंसर बनता है, इसको 20 साल लगते हैं बनने में, तो उससे पहले ही आप ठीक हो जाओगे, उसको आप उसी स्टेज पर रुकवा दोगे। बिल्कुल ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसको डिटेक्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं, पैप्समियर है, HPV टेस्टिंग है, कॉल्पोस्कोपी जो पिछली बार मशीन लेकर आई थी, देन इसका बहुत ही सिंपल एक टेस्ट है VIA, जिसमें कि हम सिंपल जो विनेगर होता है जो आप किचन में यूज करते हैं, विनेगर सिरका, उसको हम बच्चेदानी के मुंह पे 1 मिनट के लिए लगाते हैं और हमको दिख जाता है कि उसका बच्चेदानी के मुंह में घाव कहाँ है और कितना खराब है। एक होता है नॉर्मल घाव, एक होता है खराब वाला घाव। तो खराब वाले घाव में डॉक्टर आपको बोलेगा कि आगे बायोप्सी कराओ या आगे कुछ कराओ। तो इतना सिंपल सा टेस्ट है, आई डोंट थिंक ये 1500 से ज्यादा का टेस्ट होगा, 1000 भी नहीं होगा, बहुत सस्ता ही टेस्ट है। तो उसको आप कराइए, अगर पैप्समियर नहीं करवा रहे हैं तो ये करवाइए। अभी मैं कैंप लगा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ 2 दिन बाद, तो गाँव की लेडीज को हम लोग यही कह के बुलाते हैं कि भाई पैप्समियर नहीं करेंगे, आपको कोई वेट नहीं करना है, आपकी रिपोर्ट आपको हैंड टू हैंड 5 मिनट में मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको 5 दिन बाद रिपोर्ट कलेक्ट करने आना, क्योंकि उनको घर से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो रूटीन पेशेंट्स को ऐसे स्क्रीन करके हम बता देते हैं कि भाई आपको आगे ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन आवर कंट्री। उसके लिए अवेयरनेस काफी है, क्योंकि मैंने देखा है पेशेंट जरा सा पेन होता है, जरा सी इतना सा पिंपल भी होता है तो आके दिखाते हैं। तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, जागरूक रहिए। ब्रेस्ट पेन है, ब्रेस्ट में गांठ लग रही है तो उसको लाके दिखाइए। और बच्चेदानी से रिलेटेड और गांठें होती हैं, गांठों का इलाज कराइए। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि आफ्टर मैरिज कोई महिला कंसीव कर लेती है तो ये कि 3 महीने हमें किसी को नहीं बताना है, इट्स सीक्रेट। 3 महीने के बाद जब कंफर्मेशन जाएगा नो अब थोड़ा टाइम निकल गया तो अब बताना चाहिए। पर इस बीच कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पे बच्चे को होना चाहिए उसकी जगह वो कहीं और होता है जी। उसके बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि महिला की जान को खतरा भी रहता है। बिल्कुल, तो उस बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने कुछ दिन पहले इसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। इसको कम से कम नहीं तो करीब 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि उन्होंने बड़े अच्छी पॉइंट आउट करी। 3 महीने तक क्यों छुपाना है? सबसे पहली सोनोग्राफी आपकी 1.5 महीने पे होनी चाहिए। 1.5 महीने पे बच्चे की धड़कन आ जाती है, पता चल जाता है बच्चा सही जगह पे है कि नहीं, 1 है कि 2 है ये भी पता चल जाता है। तो इतनी अर्ली अगर स्टेज पे आप करवा लेंगे तो आप आगे जाके डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। बहुत से लोग ट्विन प्रेगनेंसी नहीं चाहते, बहुत से लोग अबॉर्शन कराना चाहते हैं। बहुत से लोगों में शुरू में 2 बच्चे दिखते हैं, 3 महीने 4 महीने तक होते होते एक बच्चा खत्म होता है, 1 रह जाता है। तो ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी ना जब आप शुरू से कराएंगे। शुरू में बच्चे में धड़कन है कि नहीं तभी पता चल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम दवाई देंगे। एक्टोपिक है तो हाथों हाथ सर्जरी कराइए। अगर आप टाइम पे नहीं कराएंगे तो 2-2.5 महीने से ज्यादा ट्यूब जो है उसको सस्टेन नहीं करेगी, ट्यूब फट जाएगी, पेट में ब्लड भर जाएगा और जानलेवा कंडीशन हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस एक्चुअली, क्योंकि लेडीज समझते नहीं, उनको बता दो आपका बच्चा गलत जगह पे है, हाँ हम तो बिल्कुल नॉर्मल है, नहीं ऐसे हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनको हॉस्पिटल से बाहर भेजना हमको कितना डर लगता है कि बाहर जाके पता नहीं क्या हो जाए, कभी भी कोलैप्स कर जाएंगी, घर जाके कुछ हो गया तो, रात में सोते सोते बच्चेदानी के अंदर जो बच्चा जो ट्यूब में है वो फट गया तो क्या होगा, मतलब रात में सोते सोते कुछ हो गया तो क्या होगा। तो ये रीजन क्यों, मतलब फटने का रीजन जो आप फटने का रीजन ये है कि ट्यूब तो इतनी पतली सी होती है, बच्चेदानी तो इतनी बड़ी होती है, भगवान ने उसको कैपेसिटी दी है, कोई इतनी से इतनी बड़ी हो जाती है 9 महीने पे। जो ट्यूब है वो तो इतनी बड़ी इतनी पतली सी, वो मूव नहीं करेगी अपनी वो मूव नहीं करेगी, वो एक्सपैंड नहीं करेगी, उसका एक वो जंक्शन होता है जहाँ पर एक इलास्टिक टूट जाएगी। तो जैसे से बच्चा बढ़ेगा, मैंने 2 महीने से ऊपर कभी नहीं देखी एक्टोपिक सर्वाइव करते हुए। तो एक 4 हफ्ते का बच्चा 6 हफ्ता 2 महीना यहाँ उसके बाद वो फटेगी।
और फटते ही इतनी बुरी तरह ब्लीडिंग होती है, पेट में पूरा ब्लड भर जाता है। तो दिस इज अ कंडीशन विच कैन बी डायग्नोस्ड ओनली व्हेन यू गेट एन अर्ली स्कैन। तो लोग को इतनी जल्दी कोई सोनोग्राफी करानी, 1.5 महीने में कोई सोनोग्राफी करानी, इतने सारे ब्लड टेस्ट क्यों कराने। तो इसका भी मैंने एक वीडियो डाला था। ब्लड टेस्ट कुछ कुछ बहुत जरूरी है, जैसे सीबीसी में एक तो आपका हीमोग्लोबिन पता चल जाएगा कि आपका स्टार्टिंग हीमोग्लोबिन कितना है, तो पता चलेगा आपने 9 महीने में क्या खाया क्या नहीं खाया, उसके अकॉर्डिंग। ब्लड ग्रुप बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव हैं और आपका हस्बैंड पॉजिटिव है तो बच्चे को खतरा है। आप पॉजिटिव है, हस्बैंड नेगेटिव है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स VDRL, HIV, HBS, AG। ये 3 इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो कि बच्चे को हो जाते हैं, क्योंकि मदर से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। और अगर हमको पहले से पता है कि मदर पॉजिटिव है तो हम बच्चे को बचा सकते हैं। और बच्चे का ट्रीटमेंट या तो पेट के अंदर ही कर सकते हैं, माँ को दवाई शुरू करके, या बच्चा जैसे ही पैदा होगा हाथों हाथ उसको इंजेक्शन लग सकते हैं जिससे उस बीमारी से बच जाए। फिर होता है HB, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए क्योंकि हमारी एशियन पॉपुलेशन में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया बहुत कॉमन है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया शायद कुछ लोग जानते होंगे, ये ऐसी बीमारी जिसमें आपका ब्लड नहीं बनता। तो ब्लड सेल्स जब नहीं बनेंगे और बच्चे में अगर ये प्रॉब्लम आ गई तो आप पूरी जिंदगी उसको हर महीने ब्लड चढ़ाते रहोगे। तो उसकी डायग्नोसिस तभी बनेगी जब आप अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे। आपके में अगर उसका अंश है, ये ऑटोसोमल डिजीजेज होती हैं, शायद आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है कि 2 अंश मिलकर बच्चा खराब होता है। तो एक अंश माँ का और एक अंश बाप का। तो अगर अंश आपके अंदर है, मतलब कि मदर के अंदर है, तो फिर हम हस्बैंड का चेक करते हैं। अगर आप नेगेटिव हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप नॉर्मल हैं और आप में अंदर अंश है, वो नॉर्मल है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आपने बता दिया मैं कैरियर हूँ, लेकिन मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। मैं कहा कैरियर नॉर्मल ही होते हैं, कैरियर को पता भी नहीं चलेगा कोई कैरियर है। लेकिन जब तक आप कैरियर हैं और आपके हस्बैंड कैरियर हो, मिलकर अगर बच्चा खराब हो कैसे पता चलेगा। तो टेस्टिंग कराइए, जरूरी है। एंड देन ब्लड शुगर एंड थायराइड आर 2 थिंग्स जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ते हैं। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, आपकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी थायराइड पेशेंट, आपके थायराइड की डोज बढ़ जाएगी। तो इसको शुरू से चेक कराइए। आप नॉर्मल भी हैं तो भी शुगर को 2-3 बार रिपीट करवाइए, जो कि हम लोग करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज डेवलप हो जाती है। कुछ लोगों की तो जिंदगी भर के लिए हो जाती है। तो इट इज लाइक जेस्टेशनल डायबिटीज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओवर डायबिटीज लेटर ऑन। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सोनल परिहार। उनसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डैन का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डैन TV Plus डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉन स्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक मीन्स फुल एंटरटेनमेंट। कुछ भी कहीं भी जब आपके मोबाइल में होगा डैन TV Plus, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। इस छोटी सी ब्रेक के बाद मैरी टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सोनल परिहार बैठी हैं और 9887670000 पर कॉल करके आप अपनी कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो जो महिलाओं से रिलेट करती हैं उसके बारे में बेझिझक बात कर सकते हैं। अच्छा मैम, इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हम काफ़ी सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं, तो मैं
आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी, जैसे लैप्रोस्कोपी वैसे हिस्ट्रोस्कोपी करके कुछ है, तो आई वांट टू डिटेल अबाउट इट। ओके, हिस्ट्रोस्कोपी, स्कोपी मतलब कैमरा, हिस्ट्रो मतलब बच्चेदानी, यूट्रस। तो लैप्रोस्कोपी होती है जब पेट के अंदर दूरबीन जाती है, हिस्ट्रोस्कोपी जब यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर दूरबीन जाती है। तो इसमें कोई चीर फाड़ की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल रास्ता है जहाँ से पीरियड्स आते हैं उसी के रास्ते हम एक पतले से पेन जैसा एक स्कोप होता है उसको अंदर डालते हैं, उससे बहुत तरह तरह की बीमारियां पकड़ में आती हैं। जैसे जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, इनकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं, ट्यूब्स का जो होल है वहाँ पर कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, अंदर कोई गांठ है तो उसको बिना ऑपरेशन के अंदर ही अंदर एक मॉर्सिलेटर आता है, एक मशीन होती है जिससे काट के बाहर निकाला जा सकता है। तो इस जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कर गई कि आप हर तरह की सर्जरी लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। अगर अंदर सेप्टम है उसको काटा जा सकता है, बच्चेदानी 2 भाग में बटी हुई है उसको ठीक किया जा सकता है, इतनी तरह तरह के इलाज इससे हो सकते हैं। इवन ट्यूबरकुलोसिस है अगर बच्चेदानी के अंदर तो वो भी डायग्नोज हो जाता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में एक तो पहली बात आपको रुकने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में, सुबह आए शाम को छुट्टी, क्योंकि टाका कोई लगता नहीं है। डिपेंडिंग कि आपका कितनी लंबी सर्जरी है, कभी बेहोश करते कभी बिना बेहोश करे भी कर देते, पेन होता ही नहीं है पेशेंट को। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, जैसे कि आप जो भी लैप्रोस्कोपी या हिस्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, एक बात मैं जानना चाहती हूँ मैम, ये हम तभी क्यों करवाएं जब आफ्टर मैरिज में भी हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं? अगर बैचलर गर्ल्स को इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेशन, ऐसा तो नहीं कि आफ्टर मैरिज ही ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? देखिए, बैचलर गर्ल्स में वी डू नॉट डू हिस्ट्रोस्कोपी। हाँ, दैट्स इट। हाँ, हिस्ट्रोस्कोपी हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली उनका हाइमेन इंटैक्ट है, वी डू नॉट वांट टू गो अननेसेसरली देयर। बट ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसमें करना पड़ रहा है तो फिर डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लैप्रोस्कोपी तो करते ही हैं बैचलर गर्ल्स में जो जिनकी शादी नहीं हुई है, बट विजाइनली हम लोग कोई सर्जरी अवॉइड करते हैं कुछ भी करना, बिकॉज अभी उनका शादी नहीं हुई है, इंटरकोर्स शुरू नहीं हुआ है, तो फिर वो हाइमेन इंटैक्ट रहता है। अच्छा, ये जो यूट्रस के मुंह के बारे में बात की जाती है कि बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है या सीधा नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, या फिर सीजर करने का सजेशन तब दिया जाता है, ये क्या कॉम्प्लिकेशंस है? बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा नहीं होता, बच्चेदानी का मुंह कभी कभी बच्चेदानी टिल्टेड होती है, जैसे ऐसे ना खड़ी होके ऐसे होगी, इसको एट्रोवर्टेड बोलते हैं, ये होगी तो एंटीवर्टेड हो गया, कभी कभी डेविएटेड होते हैं, बट दीज आर जस्ट बॉडी की रचना। मैम एक कॉल है। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी मैं संगीता बोल रही हूँ। जी संगीता, अपना सवाल पूछिए। जी वो मेरे ना स्किन में थोड़ी प्रॉब्लम है। जी क्या प्रॉब्लम है? जी वो यहाँ एक स्किन में ना मेरे गांठ है। जी, आपकी उम्र बताएंगी आप उम्र बताएंगी अपनी? मेरी उम्र 24 साल। जी, संगीता नाम बताया ना आपने? क्या करूं? हाँ संगीता नाम। हाँ जी संगीता, आप आपका कोई छोटा बच्चा है जिसको दूध पिला रहे? नहीं अभी तो नहीं है, 4-5 साल की हो गई है। अच्छा 4-5 साल की हो गई है, तो एक बार आपको डॉक्टर के पास आके दिखाना होगा ये गांठ किस तरह की है। गांठ है तो डेफिनेटली आपको दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा मैम, आपने जो पूछा, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा एक बच्चा भी है 4-5 साल का, उसके बाद गांठ की प्रॉब्लम होना, तो जब बच्चा फीडिंग करता है तब भी स्तन में दर्द रहता ही है दूध की वजह से? क्या होता है कि दूध की गांठें बन जाती हैं। अच्छा। जो लैक्टेटिंग लेडीज हैं उनको दूध की गांठें बनती है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अच्छा। दूध की गांठ के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है। अच्छा। दूध की गांठ 2 तरह की होती है, एक तो सिंपली दूध इकट्ठा हो गया है तो उसको हम लोग गर्म पानी की सिकाई करके टैबलेट्स दे के, जैसे कैसे करते हैं, गाय का दूध कैसे निकालते हैं, दबा दबा के चारों तरफ से मसाज करते हैं, वैसे मसाज इनको बताते हैं कि आपको ब्रेस्ट के बाहर की तरफ से अंदर की तरफ मसाज करना है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। एक होता है दूध की गांठ में इन्फेक्शन होकर पस पड़ गया है तो वो जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। तो अगर पस पड़ गया है तो उसमें फिर चीरा लगाना पड़ता है और चीरा लगा के उस पस को ड्रेन आउट करके उसको खुला छोड़ना पड़ता है और एवरीडे उसके अंदर ड्रेसिंग होती है, दवाइयाँ डाली जाती है। तो इट टेक्स अबाउट 15 days to 1 month डिपेंडिंग कितना बड़ा गड्ढा हुआ है, तो वो दिखाना जरूरी है। अब जैसे इन्होंने बोला इनको कोई छोटा बच्चा नहीं है, दूध नहीं पिला रहे हैं और तब भी गांठ बन गई है, तो ये जनरली फाइब्रोएडेनोमा होता है, विच इज वेरी कॉमन। फाइब्रोएडेनोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर जो कि यूट्रस में बनते हैं, सॉरी ब्रेस्ट में बनते हैं और छोटे बच्चों 12 साल 14 साल 15 साल पे भी बनते हैं। तो नॉर्मली हम 12 से 16 साल की एज के बच्चों को अवॉइड करते हैं सर्जरी करना, क्योंकि तब उनकी ब्रेस्ट ग्रो कर रही होती है। तो ब्रेस्ट जब ग्रो करती है तो ऐसे कभी कभी नॉडुलर ब्रेस्ट बनती है, जैसे माएँ आती है लेकर कि मैडम इसकी एक ब्रेस्ट में गांठ है एक में नहीं है, या इसकी एक ब्रेस्ट छोटी एक ब्रेस्ट बड़ी है, क्योंकि वो डेवलप हो रहे हैं। तो किसी में जल्दी डेवलपमेंट हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, जिसमें ज्यादा डेवलप हो रही है उसमें गांठें बन जाती हैं। तो 16 साल की एज के बाद हम लोग देखते हैं कि भाई सही में ये निकालने लायक है गांठ की नहीं, तो ये निकालनी पड़ती है, क्योंकि एक बार गांठ बन गई फिर वो गलेगी नहीं दवाई से।
अच्छा, आफ्टर डिलीवरी लेडीज कोई फितूर बैठा रहता है कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा अगर मैं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाऊंगी, अभी भी कहीं ना कहीं ये सोच है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? उल्टा है, मैं तो कहती हूँ ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, आपका पेट जल्दी अंदर जाएगा, यूट्रस जल्दी अंदर जाएगा, आपका यूट्रस जो है इतना सा होके इतना बड़ा यहाँ तक पहुंच जाता है, तो उसको वापस पेल्विस के अंदर जाने में कम से कम 2-3 महीने लगते हैं। जितना आप फीड कराएंगे उतनी जल्दी आपका बॉडी फिगर जल्दी ठीक होगा। तो फीडिंग से हाँ ब्रेस्ट की शेप डिफरेंट हो सकती है डेफिनेटली, बट जो दूध आपको जो बनेगा ब्रेस्ट में उसको आप कैसे रोकोगे? उसको रोकने के चक्कर में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उसको रोकने के चक्कर में पेन होगा, बुखार आएगा, एब्सेस बनेगी, गांठें बनेंगी। तो थोड़ा बहुत ब्रेस्ट फीड कराइए, कोई फिगर खराब नहीं होता, उल्टी बात कर रहे हैं। बल्कि ब्रेस्ट फीड कराइए, साथ साथ में थोड़ा टॉप फीड भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, बिकॉज एक्सक्लूसिवली तब बोलते थे जब माएँ काम नहीं करती थी। अब माओं के पास काम बहुत है, पूरे दिन आप बच्चे को लेकर नहीं बैठ सकते, बैक एक हो जाता है, नींद पूरी नहीं होती, तो कोई एक टाइम या 2 टाइम रात में और दिन में जब आपको सोना है तो बच्चे को टॉप फीड दे सकते हैं। आजकल टॉप फीड इतने अच्छे आ गए, लैक्टोजन 1 आ गया और भी बहुत सारे आ गए जो फॉर्मूला बच्चे के अकॉर्डिंग, माँ के दूध के अकॉर्डिंग बनते हैं। शुरू की 6 महीने का नंबर 1 होता है, उसका नंबर 2 शुरू हो जाता है, उसमें सब लिखा होता है कितना चम्मच भरना है, कितना पानी लेना है। तो इट इज़ वेरी गुड, अगर आप थोड़ा सा खुद भी रेस्ट कर लेंगे तो बच्चे का ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है आपसे, हम ब्रेस्ट फीडिंग की और ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं जिनको लेके लेडीज कंफर्टली बात नहीं करती, क्या जो हमारे इनरवियर्स होते हैं उनका सिलेक्शन करते वक्त भी हमें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि एज अ महिला हम लोग काफी कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हैं जिनसे कि वो प्रॉब्लम अवॉइड हो जाए, क्या ये हेल्प कर? सपोर्टिंग ब्रा जो होती है वो पहननी चाहिए, बिकॉज स्पेशली फॉर लेडीज जिनकी ब्रेस्ट बहुत हैवी है, तो ब्रेस्ट हैवी होने के चक्कर में वो इतनी ज्यादा सैग कर जाती है नीचे तक कि यहाँ पेन शुरू हो जाता है। आती है मेरे पास पेशेंट्स काफी, मैडम यहाँ बहुत पेन हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है, बिकॉज इतना सारा भार उनका नीचे लटक रहा होता है। तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ सपोर्टिंग ब्रा पहनिए आप। सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई उसमें अच्छा नहीं मिल पा रही आपके साइज की ब्रा, तो कोई कपड़ा ही ले लीजिए जिससे ऊपर बन जाए, जिससे आपको यहाँ वाला जो पेन है, जो नीचे खिंचाव हो रहा है, वो नहीं होगा। उसमें एक्सपेंसिव इनरवियर्स पहनिए आप, जो ब्रांडेड होते हैं वो काफी सपोर्ट भी करते हैं। अगर मान लीजिए जोधपुर में अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे, तो देयर आर ऑलवेज अदर ऑप्शंस, आप जिससे उसको सपोर्ट दे पाए। उसको सपोर्ट रखिए, फिर धीरे धीरे जब वो छोटा होगा, मिल्क खत्म होगा, तो उसकी शेप बरकरार रहेगी। और सेम थिंग अप्लाइज टू पैंटीज। आई थिंक जोधपुर में आने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि पैंटी पहनना एक यहाँ बिल्कुल भी फैशन में नहीं है। जनरली लेडीज जो स्पेशली ओल्ड जो हो जाती हैं आफ्टर 35 दे कंसिडर देमसेल्व्स ओल्ड, पैंटी नहीं पहनती हैं। उनको लगता है कि मेरे को रैशेज हो रहे हैं, पैंटी की क्या जरूरत है। दिस इज बैड, बिकॉज भगवान ने जो शरीर की रचना करी उसके अकॉर्डिंग आपको उसको प्रोटेक्शन तो देना है। वो वजाइना ओपन है, अगर आप उसको बंद नहीं रखेंगे, उसको पैंटी से कवर नहीं करेंगे, तो वहाँ पर इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल, दिस इज बैड। ओके, यू आर अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू, बिकॉज यू आर सो प्रिटी, इंटेलिजेंट, एंड जिस फील्ड में आप काम कर रही हैं तो महिलाओं के लिए आप एक मिसाल तो हैं। अब मैं चाहती हूँ महिलाओं को एक अपना मैसेज दें कि कैसे दे शुड बी कॉन्फिडेंट, दे शुड बी इंटेलिजेंट, दे शुड बी डू समथिंग फॉर देयर सेल्फ। बट एक कॉल आगे चलिए, लास्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रही हैं? मनीषा बोल रही। जी मनीषा, शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैम है ना, अनियमित मासिक धर्म कभी 6 महीने से वो टैबलेट लेते हैं तब तो ठीक रहता है, फिर वापस वही 6 महीने से। बच्चे को दूध पिला रहे हो आप अपने? नहीं, अभी शादीशुदा नहीं है। आप उम्र बताइए, उम्र बताइए, उम्र बताइए। 21 ईयर। जी, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया अभी तक 6 महीने में? पहले आयुर्वेद की टैबलेट ली थी, फिर है ना अंग्रेजी दवाइयाँ ली। अंग्रेजी दवाइयों का नाम बता पाएंगे? नहीं, वो तो पता नहीं है, बस जब तक वो लेते तब तक ठीक रहता है, फिर वापस वही कंडीशन हो जाती है। आपका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो टेस्ट तो करने पड़ेंगे ना, बिना टेस्ट के कैसे पता चलेगा कि आपको क्या दवाई देनी है? हर पेशेंट की सेम बीमारी नहीं होती, अनियमित होना अलग अलग कारण होते हैं। और आपका वेट कितना है? 60। तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा है? नहीं, हाइट 60 लंबी है। लंबी है। एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मुझे लगता है 60 kg वेट 21 ईयर्स पे, अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6" है तो बात अलग है। 5'5" नहीं है या 5'4" नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा ज्यादा है। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम करता है। और ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, हो सकता है आपको थायराइड हो सकता है आपको शुगर प्रॉब्लम हो, कुछ पता नहीं होता, ऐसी दवाई मत लीजिए। बट किसी रीजन से ही हो रहा है। हाँ, कोई ना कोई रीजन है कि 6 महीने में भी नहीं ठीक हो रहा है ना? सोनोग्राफी कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, डॉक्टर के पास जाइए और ऐसी ही दवाई मत लीजिए, ठीक है? कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संगीता।
ये बात बिल्कुल सही है मैम कि कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन तो है, बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। हाँ, कि क्यों सोनोग्राफी करानी है, क्यों दवाई लेनी है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इनके टेस्ट क्यों नहीं हुए, दवाई कैसे ले रही है, तो इन्होंने डॉक्टर को मना कर दिया होगा मेरे टेस्ट नहीं कराने हैं, तो उन्होंने रेगुलर जो पिल्स आती हैं 21 डेज की, कह रही 6 महीने कंटिन्यू रहता है, फिर वापस ब्लॉक, फिर कंटिन्यू रहता है। हाँ जी, आपका मैसेज ड्यू रह गया। तो माय मैसेज टू ऑल द लेडीज की घर की 4 दीवारी में खुद को बंद ना करें, बाहर निकलें। दुनिया बहुत सुंदर है और ये जो दुनिया है इसको आप ही आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप ही में क्षमता है कि आप इस संसार को रचें। पहली बात तो इंडिया में लेडीज़ की जो सिचुएशन है, लेडीज़ की जो सोसाइटी में सिचुएशन है वो ख़राब है, वो आप भी जानते हैं। उसका कारण आप खुद ही हैं, क्योंकि आप जब तक खुद के बारे में नहीं बोलेंगी तो लोग आपको दबाते रहेंगे। लव योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, लव व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हैं, चाहे आप हाउसवाइफ है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, जो भी हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से मन लगा के करें, अपना ध्यान रखें, अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी डिस्कस करें, बाहर आएं, डॉक्टर को बताएं, फैमिली में डिस्कस करें, अपने आप को दबा के ना रखें, बिकॉज आपका घर आपके भरोसे चलता है, आप इंजन है अपने घर के। अगर इंजन फेल हो गया तो ट्रेन कैसे चलेगी? ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, उसके बाद आप अपने बाकी सारे घर वालों का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए और मोटिवेट करने के लिए, और जो कंसेप्ट थे लेडीज के उनको क्लियर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे साथ डॉक्टर सोनल परिहार स्टूडियो में मौजूद थी और हमने लेडीज की जितनी भी समस्याएं फिजिकल मेंस्ट्रुएशन को लेकर उनको टारगेट किया, उनके बारे में बेझिझक होकर बात करने की कोशिश की। और आखिर में एक बार फिर यही कहना चाहेंगे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए, अपनी समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए और उन्हें भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझिए जितना आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली में नहीं रही तो फैमिली बिगड़ सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और वाइज भी रहें, खुद के लिए भी, और खुद को बेहद प्यार करें। अगले सप्ताह एक नए डॉक्टर और नए विषय के साथ मैं आपकी होस्ट शिल्पा फिर आपसे मुखातिब होंगी। तब तक के लिए दीजिए आप मुझे इजाजत। नमस्कार।